आज हम आपका कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। वैसे तो राइमिंग वर्ड लग रहा है मुझे ये, पर मेरे दिल के बहुत करीब है ये चैप्टर, और उसका एक ही कारण है कि इफ़ वी आर डूइंग कंपनी लॉ देन वी शुड नो हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, राइट। कंपनी जो है उसे इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं उसकी प्रक्रिया है आपको पता होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये चैप्टर चूज़ करा है आपको करवाने के लिए। वैसे तो पूरा ही करवाना है, बट पहले ये वाला चैप्टर हम करेंगे, और सारा का सारा हम स्टडी मटेरियल से ही अभी कवर करने वाले हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोट्स को अपने साथ साथ में आप बनाइए। जैसे कि आज हमारा जो सेशन होगा उसके बाद अपना स्टडी मटेरियल को पढ़िए, और पढ़ने के बाद एक ब्रीफ नोट्स अपनी कॉपी में बनाइए। अगर आपको खुद के नोट्स बनाने आ जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। और आप मुझसे पूछेंगे सर आप नहीं दोगे क्या, तो मैं आपको दूंगा समरी मॉड्यूल पूरा कोर्स होने के बाद। मेरा क्यों वेट कर रहे हैं आप? अगर हम स्टडी मटेरियल पूरा 100% कर रहे हैं तो उसके बाद आपको किसका इंतज़ार है दोस्तों? आप लोग अपनी पढ़ाई करिए और नोट्स बनाइए, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें जो है रिपीटिशन हो रखी है, और रिपीटिशन वाली चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कटवा दूंगा। सबसे पहले जो है यहाँ बताया गया कि कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लॉफुल पर्पस के लिए बनती है। तो ये वाली बात मुझे अच्छी लगी, लॉफुल पर्पस वाली, क्योंकि आप इलीगल स्मगलिंग करने के लिए कंपनी नहीं बना सकते। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखते हैं कि हमारी कंपनी है कि हम जो है गलत काम करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, बेटिंग करेंगे, तो डेफिनेटली वो कंपनी तो नहीं बन पाएगी ना। आप जो है कंपनी को लॉफुल पर्पज़ के लिए बना सकते हैं, पर उसके अलावा जो सारी बातें हैं कि प्रमोटर कौन होता है और ये फलाना फलाना जो बातें हैं, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है दोस्तों वो सेक्शन 3 में बताया हुआ है, और यहाँ पर बुक में आपको समझाया हुआ है कि कंपनी कितनी तरीक़ों की होती है, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है, 1% कंपनी आती है, पब्लिक कंपनी आती है, और आप अलग अलग तरीक़ों में इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी कि लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, और ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी करा दिया है, कुछ भी नया नहीं करवाया है अभी, सारा का सारा रिपीटिशन है। तो आप जो है इस पेज को काट सकते हैं, ऐसे आप कट कर सकते हैं, बुक के पेज कम हो जाएंगे। यहाँ पर जो है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो बात ये है कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, जो कि क्या होती है मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का जिसमें स्टेक होता है, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, अभी तक हमने क्या डिस्कशन करा है, तो हमने दो ही बातें लिखी है जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। पहली बात कि अगर आप कंपनी को बना रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो आप लॉफुल पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उन्हें प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों बात जो है मैंने आपको अभी बताई है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं कराया। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड नहीं लगाना चाहती है तो उसे एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और वो ये है कि उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है टाइम पर फाइल करनी पड़ेगी, और एनुअल रिटर्न जो है सेक्शन 92 में वो भी रजिस्ट्रार को टाइम पर फाइल करनी पड़ेगी। पेज मैंने आपको 1.5 करवा दिए, पर 1.5 पेज में 4 लाइनों की बातें निकल कर आई है, बाकी जो था पहले से कर रखा था। आप समझ रहे हैं, ये आपकी बुक है ही नहीं कुछ। मैं तो समरी नोट्स में सब कुछ काट देने वाला हूँ, और मुश्किल से जो है 50-60 पेज के आपको नोट्स देने वाला हूँ। तो चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। सेक्शन जो 3 है आपका, यहाँ पर बहुत अच्छी बातें लिखी है कि अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं तो आपको पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 लोग तो चाहिए होंगे। ज़्यादा हो सकते हैं, पर कम से कम 7 लोग आपको चाहिए होंगे। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपको कम से कम 2 लोग चाहिए होंगे। 1% कंपनी के केस में कम से कम एक इंसान आपको चाहिए होगा। वैसे 1% कंपनी में तो एक ही बंदा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पर आपको लिखवा भी देता हूँ। कंपनी जो बनती है, एक मिनट, कंपनी जो बनती है वो लॉफुल पर्पस के लिए बनती है। बात क्लियर है? हाँ जी, नोट्स बन गए, बस यही करना था। हाँ, इतना ही करना था, बाकी तो करवा चुका हूँ। परपेचुअल सक्सेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, वो सब करा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। दूसरी चीज़ जो है, गवर्नमेंट कंपनी जो है उसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये बेनिफिट उसे तभी मिलेगा जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी टाइम पर फाइल करती है, प्लस एनुअल रिटर्न जो है वो टाइम पर फाइल करती है। अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो ये जो उसे बेनिफिट मिला है प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड यूज़ ना करने का, वो चले जाएगा।
यहाँ तक की बात हो गई। तो अभी तक हमने सेक्शन 3 में सिर्फ इतना पढ़ा है, जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का सेक्शन है, मतलब कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे कराते हैं, फॉर्म कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करता है। वहाँ हमने ये पढ़ा है कि जो पब्लिक कंपनी होगी उसमें कम से कम 7 लोगों का होना ज़रूरी है, और प्राइवेट कंपनी में जो है कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। 1% कंपनी में एक बंदा तो चाहिए होता है, एक ही चाहिए होता है, वैसे तो एक ही मेंबर होता है उसमें। तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब ये जो 1% कंपनी है, क्योंकि इसमें एक ही बंदा है, तो आप सोच कर देखिए कि अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखा था, मेंटल हो गया बंदा, पागल खाने चले गया, तो क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी? क्या नहीं। कंपनी की तो परपेचुअल सक्सेशन होती है, कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो 1% कंपनी कैसे ख़त्म हो सकती है? इसीलिए इस बंदे को जो है नॉमिनी बताना होता है एक, कि अगर इसकी डेथ हो गई, इनकैपेसिटी हो गई, पागल हो गया, कुछ दिक्कत हो गई इसे, तो उसकी जगह पर कौन सा बंदा जो है इस कंपनी को रन करेगा या उसका मेंबर कहलाएगा। जो नॉमिनी का नाम होता है वो इन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना होता है। हालांकि आप बाद में नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप नॉमिनी को चेंज करते हैं तो उसका मतलब ये कतई नहीं माना जाएगा कि आपने मेमोरेंडम को अल्टर किया है। ना 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 ना, मेमोरेंडम में बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या होती है अभी बताऊंगा आपको। पर अगर आप सिर्फ नॉमिनी का नाम चेंज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने मेमोरेंडम को अल्टर किया है, मेमोरेंडम को चेंज करा है, नहीं। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो मैं आपको दिखाई देता हूँ मेमोरेंडम क्या होता है। नीचे आएगा, कोर्स में तो है ही, करना तो है ही, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 60 पेज देखे थे, 10 पेज तो आज ही हम कर लेंगे, 8-9 पेज तो कर ही लेंगे। बचेगा क्या? 5 दिन में हो जाएगा, 5 दिन कह रहा हूँ, 5 क्लासेस में हो जाएगा। ये देखिए, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अरे मेमोरेंडम वो है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, जो ओरिजिनली बना है या जिसको चेंज किया है, जो करंट लॉ में बना है, प्रीवियस लॉ में बना है। अरे बट है क्या? है क्या? इट इज़ द बेस डॉक्यूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अलॉन्ग विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज रिगार्डेड एज कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर कुछ आइडिया लगा कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो जैसे कंपनी, जैसे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लॉज बनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का है। यानी कंपनी क्या काम करेगी, उसका क्या ऑब्जेक्ट होगा, वो बताता है, वहीं पे लिखा होता है। कौन कौन सब्सक्राइबर होंगे, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होगी, कंपनी का नाम क्या होगा, ये सारी बातें बताता है। और डेफिनेटली 1% कंपनी के केस में जो है नॉमिनी का नाम भी बताता है। उसके बाद जो है ये सब बात बताता है, जिसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी गिवन है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो इसके बाद आएगा शायद, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। आपको मैं बुक से ही करवा देता हूँ, वैसे बाद में डिटेल में करेंगे अपन लोग। ये देखिए, लिखा तो वही है, आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसे ओरिजिनली बना है या अल्टर हुआ है टाइम टू टाइम पर एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी किस दायरे में काम करेगी, कंपनी की एक तरह से इंटरनल रूल्स रेगुलेशन क्या होगी, क्या अथॉरिटी दी जाएगी काम करने के लिए, वो आर्टिकल में बताया जाता है। समझ गए आप? इस पर डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब ये टॉपिक आएंगे, कि आर्टिकल के बाहर आप काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मेमोरेंडम को चेंज कर सकते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी बातें हम करेंगे। फिलहाल मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तक यहाँ पर करवा दिया है, और जो बातें मैंने आपको कराई है वो सेम बातें नीचे लिखी हुई है, कि 7 लोग, ज़्यादा लोग होने चाहिए, 2 लोग, 1 लोग होना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, वो सेम बात लिखी है, रिपीटिशन किया है, इसको काट आप दीजिए, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, ये भी नाम चेंज कर सकता है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। 1% कंपनी वाली रिपीटिशन है। कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, सेम बात लिखी हुई है। तो ये सारी टॉपिक्स जो थे रिपीटेटिव टॉपिक्स थे, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी मॉड्यूल में हट जाएंगे। समरी मॉड्यूल में क्या, आपकी स्टडी मॉड्यूल में मैंने करवा दिया, दोबारा थोड़ी ना सेम चीज़ कराऊंगा कि लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, इंट्रोडक्शन में ही करवा चुका हूँ। ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है, और ये आपको करना है। कि अगर ये टॉपिक क्या बोलते हैं देखिएगा, मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 3A लाइन में चल रहे हैं, कि जो 7 लोगों की रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनी में और 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कंपनी में, अगर उससे कम मेंबर्स हो जाते हैं
समझ रहे हैं आप? उससे मेंबर रिड्यूस हो जाते हैं और 6 महीने से ज़्यादा कंपनी जो है बिजनेस को चलाते रहती है, मेंबर को इंक्रीज नहीं करती, जो मिनिमम मेंबर चाहिए उसे इंक्रीज नहीं करती है। क्या होएगा सर? तो जितने लोगों को ये पता था कि मेंबर रिड्यूस हो गए हैं और जो है कंपनी का बिजनेस चलाए जा रहे थे, वो सभी लोग, जितने भी कंपनी ने डेट कॉन्ट्रैक्ट करे हैं आफ्टर द टाइम ऑफ 6 मंथ्स, डेट का मतलब होता है कर्ज लिया है, लोन लिया है, कुछ भी कर्ज लिया है, क्रेडिटर वगैरह है उनके, तो उसके लिए ये खुद लायबल होंगे, सेवरली लायबल होंगे। ये सेवरली लायबल का मतलब क्या होता है ज़रा बताइए? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी जो है तीनों मिलकर काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है तीनों मिलकर काम करते हैं, अगर गलती होगी तो तीनों ही लायबल होंगे इक्वली। इसको बोलते हैं जॉइंट लाइबिलिटी। सेवरली जो होता है लायबल, उसमें होता है कि भैया तीनों ने मिलकर तो काम किया, पर किसी एक को भी बोला जा सकता है तुम सारे पैसे भरो, तुम सारे पैसे भरो, इसे बोलते हैं सेवरली लायबल, सेवरली। यदि कंपनी के मेंबर 7 से कम हो जाते हैं पब्लिक में और 2 से कम हो जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इन दैट केस जो भी 6 महीने का टाइम क्रॉस होने के बाद कंपनी की नई लाइबिलिटी आएगी, उसके लिए ये लोग सेवरली लायबल होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। 5 पेज आपके हो गए, 6वें पेज पर हम आ गए हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इस कंपनी लॉ में, बहुत आसान है। सिर्फ आपको समरी बनानी आनी चाहिए, क्रक्स आना चाहिए, चीज़ें आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी और इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से इसमें पास हो जाएंगे, एग्जामिशन भी आ जाएगी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, कंपनी को जो है एक्चुअली में आपको एग्जिस्टेंस में लाना है। आज मैंने सोचा एक कंपनी बनाऊंगा, तो कंपनी को बनाऊंगा कैसे, उसका प्रोसीजर नीचे लिखा है। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम रिजर्व करना पड़ता है बाय फाइलिंग ई एप्लीकेशन। और यदि आप कंपनी का नाम चेक करेंगे तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं नेम, कंपनी नेम चेक। जो नाम मैंने सोचा है, क्या वो नाम अवेलेबल है, क्या वो नाम अवेलेबल है या किसी ने ऑलरेडी ले लिया है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं नाम को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मन में आया कि मैं एक नाम देता हूँ कंपनी का, कोई नाम सोचिए ज़रा। जैसे आप नाम सोचिए बूस्टर क्लासेस, बूस्टर क्लासेस। तो मैंने बूस्टर वर्ड को सर्च किया, कुछ भी दिमाग में आया, मैं बूस्टर क्लासेस कंपनी का नाम डालना चाहता हूँ, मैंने सर्च किया तो बूस्टर के नाम से पहले ही इतनी कंपनियाँ बनी हुई है। ओ माय गॉड, ये कंपनी की डोमिसाइल है, ये कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इनकॉर्पोरेट होने के बाद मिलेगा। ये नाम ऑलरेडी एलोकेट किया, ये नाम ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, यानी कि कंपनी बन चुकी है, और ये नाम जो है कंपनी ने सिर्फ अभी रिजर्व कराया है। तो ये नाम जो है बूस्टर नाम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कोई और नाम ट्राई कर सकते हैं, मे बी आप बूस्टर के बाद ऐसे देखो, मैंने कुछ लेटर्स लगा दिए। अब मैं ये नाम सर्च करके देखता हूँ एमसीए की वेबसाइट पर, MCA 21 बोलते हैं, और यहाँ पर आया है कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप ऐसा कुछ नाम ले सकते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर वापस आ जाते हैं हम लोग, वापस आ जाते हैं और आगे देखते हैं और क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको नेम का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसके लिए एक रन एप्लीकेशन होती है MCA 21 की वेबसाइट पर, जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे रन है ना, रिजर्व यूनिक नेम, यहाँ जाकर आप लॉगिन क्रिएट कर यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करेंगे, जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है वहाँ पर जाकर रन में जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, और 1000 रुपये लगते हैं, अगर आप करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपने भी सिर्फ पहला काम किया है, पहली जो है नींव रखी है, अभी पूरी इमारत बनानी बाकी है। पॉइंट नंबर 2 बताता है कि आपको नेम अप्रूवल के बाद जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा और आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे फिजिकली या फिर आप ई फाइल कर सकते हैं, और जो है इसके आपके कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, स्टैम्प चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है, तो वो आप पे ज़रूर करेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो जिन लोगों को आप डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हो, या कंपनी जिन्हें डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, तो वो तो कंपनी बनने के बाद करेगी ना अपॉइंट, कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, डायरेक्टर अपॉइंट कैसे करें अपने, समझ रहे हैं आप? तो उससे पहले जो है आप डायरेक्टर से ही कंसेंट लेंगे कि कौन डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है,
उसे आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेंगे। सारा काम जो है आपका इलेक्ट्रॉनिकली होगा। गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है, तो आप 24 घंटे में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस एंड अदर डिक्लेरेशन, बहुत सारे जो हैं आपको कुछ कंप्लाइंस वगैरह के जो है डिक्लेरेशन वगैरह देनी होती है, जो कोर्स में है नहीं होती तो मैं ज़रूर कराता। जब आपने सारी चीज़ें कर ली है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के लिए जो पैसा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जहाँ से पैसा कमाता है, वो आपको पैसा देना पड़ेगा। और फिर आपको जो है आरओसी से डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। और उसके बाद जो है आप अपनी डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस की, क्योंकि हर जगह पर हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस ज़रूर होता है, जो आप अपने घर को भी बना सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस में भी आप जो है कंपनी खोल सकते हैं, यानी घर के एड्रेस में भी कंपनी खुल सकती है, जिसे रजिस्टर्ड ऑफिस आप नाम दे सकते हैं। अब यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई है, एक नई रिक्वायरमेंट और आ गई है। सबमिटिंग डिक्लेरेशन दैट ऑल सब्सक्राइबर्स, जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होंगे, साइन करेंगे, शेयर होल्डर बनना चाहेंगे, मेंबर बनना चाहेंगे कंपनी के, उनकी डिक्लेरेशन है कि उन्होंने सारा पैसा शेयर का दे दिया है। और साथ में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी भी आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 10A के हिसाब से, तब जाकर जो है आप बिजनेस को कमेंस कर सकते हैं। यानी ये सारा प्रोसीजर तो आप पहले ही कर सकते हैं, पर बिजनेस शुरू होने से पहले आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे। कौन से दोनों काम है? सब्सक्राइबर ने सारे पैसे दे दिए हों और साथ में जो है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आपने दिखा दिया हो। यही जो प्रोसीजर हमने देखा वो नीचे डिटेल में गिवन है। पॉइंट नंबर 1 कहता है आपको सारे पॉइंट आने चाहिए। अगर आप इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन आ गया तो 8 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट लिख कर आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। अब हर रजिस्ट्रार जो होता है वो सेम नहीं होता, ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से रजिस्ट्रार फिक्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इंडिया का मैप देख लीजिए, मैंने कोई भी एक मैप बना दिया, इंडिया का तो नहीं बनाया, कोई भी बनाया है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट्स बनी हुई है, ये देखो ऐसे। तो ये अलग अलग जो है ना, यहाँ पर ये ज्यूरिसडिक्शन हो गई है, और इन हर एरिया में एक अलग रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा। तो इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कौन सा ऑफिस है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि अप्लाई तो ऑनलाइन होता है, बट वो आपको एलोकेट हो जाता है एक वर्चुअली रजिस्ट्रार जो अप्रूव करता है, जिसके पास ये एप्लीकेशन आपकी जाती है। सबसे पहला काम, आप रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जो हमने डिस्कस करे हैं, और साथ में उसमें क्या क्या होगा, मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, साथ में डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जो बंदा आपकी कंपनी खुलवा रहा है, जैसे कि एडवोकेट हो गया, सीए कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, यानी कि एक अच्छा बहुत अच्छा आपके पास ये ऑप्शन आपको मिला हुआ है, तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। ये सब लोग डिक्लेरेशन देंगे। एंड बाय पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, वो लोग भी जो है डिक्लेरेशन देंगे। और डिक्लेरेशन में लिखेंगे कि जो एक्ट की सारी बातें हैं वो सारी हमने फुलफिल कर ली है, क्योंकि आरओसी को सपना नहीं आएगा कि आप लोग सब कुछ अच्छा काम करते हैं। वो आपसे लिखित में ले लेगा जो लोग भी ये फॉर्मेशन में साथ दे रहे हैं, फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, और साथ में जो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह हैं, सेक्रेटरी वगैरह हैं, मैनेजर वगैरह है, उनसे साइन करवा कर ले लेंगे कि सारे आपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है और जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। साथ ही में एक डिक्लेरेशन लेंगे जो सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम होंगे, जिसे हम मेंबर बोलते हैं ना। तो कंपनी खुलने के बाद नए शेयर होल्डर भी मेंबर बनते हैं, पर कंपनी खुलने के टाइम जो सब्सक्राइबर होते हैं वही मेंबर होते हैं कंपनी के, उनसे भी हम डिक्लेरेशन ले रहे हैं। और साथ में जिन लोगों का नाम फर्स्ट डायरेक्टर में लिखा है, यानी जो कंपनी के पहले डायरेक्टर बनने वाले हैं, उनसे भी आप डिक्लेरेशन ले रहे हैं। इन दोनों से आप क्या डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि आप पे कोई केस नहीं चल रहा है, यू आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। आप पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम। साथ में आप डिक्लेरेशन देंगे कि यू आर नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफीसेंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग लास्ट 5 years। पॉइंट नंबर 2 आपका कहता है कि आप जो है गिल्टी नहीं होने चाहिए, कोई फ्रॉड वगैरह जो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि ये फ्रॉड होता है, ऐसे कामों में आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए 5 सालों के लिए। जब भी आप खुलवा रहे हैं कंपनी, उससे पिछले 5 सालों में आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और साथ में आपको ये बताना है दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ।
अगर आप जो रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आप ही नहीं मानते कि वो सही है, तो रजिस्ट्रार उस पर कैसे भरोसा कर सकता है कंपनी को खोलने के लिए? इसके लिए आपको ये 3 बातें बोलनी पड़ेगी कि ना ही आपने किसी फॉर्मेशन में कोई गलती करी है पहले, ना ही आप पर कोई फ्रॉड वगैरह के चार्जेस लगे हैं, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक दी है। ये चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। साथ ही में आपको अपना एड्रेस बताना पड़ता है कि जब तक आप रजिस्टर्ड ऑफिस का हमें बताते नहीं हो तब तक आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव एड्रेस हमें बता सकते हो कम्युनिकेशन के लिए। कोई चिट्ठी पत्र आएगा, कोई आरओसी का डॉक्यूमेंट आएगा तो आपके उस एड्रेस पर पहुंच जाएगा, जब तक आपने रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल नहीं दी है। बिजनेस को आप तभी कमेंस कर सकते हैं जब आपने रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल दी है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था अभी। साथ ही में और क्या क्या चीज़ें जाएगी वो देखिएगा यहाँ पे। जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उन सभी का इंडिविजुअल नाम, सरनेम, उनकी नेशनैलिटी, उनका पर्सनल एड्रेस, वो सारी चीज़ें जो हैं आरओसी को जो है सबमिट होगी। और जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, जो मेंबर हैं, वो एक कंपनी भी बन सकती है। आपने सुना होगा कि ए लिमिटेड है, तो ए लिमिटेड के जो शेयर हैं वो बी लिमिटेड ने होल्ड किए हुए हैं, तो एक कंपनी का मेंबर दूसरा कंपनी भी बन सकता है। और अगर ऐसा केस है तो वो बॉडी कॉरपोरेट भी अपने सारे पर्टिकुलर्स आपको शेयर करेगी। और जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनका आपको पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा, यानी कि उनका जो नाम है, उनका जो सरनेम है। डायरेक्टर्स ने जब डायरेक्टर बने होंगे किसी कंपनी के, अगर नहीं बने तो भी अगर इस कंपनी के बनने वाले हैं, उस केस में उन्हें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है। वो डिन नंबर जो है सिमिलरली एमसीए की वेबसाइट पर जो मैंने आपको दिखाया, जैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं वैसे ही वहाँ से आप डिन नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। उन सभी डायरेक्टर्स की आपको डिटेल देनी होगी, इंक्लूडिंग उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, और वो सारी बातें आप लिखेंगे। उनका एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप शेयर करेंगे। मतलब डिन नंबर दे दिया तो उसी में सारा काम वैसे हो जाता है। डिन नंबर, नाम, एड्रेस लिखते हैं, नेशनैलिटी लिखते हैं, उससे काम बन जाता है। इसके साथ में जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जो पहली बार अपॉइंट हो रहे हैं, बाद में जो है सब्सीक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, बट जो पहली बार फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ अपॉइंट हो रहे हैं, अगर उनका इंटरेस्ट किसी और फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट में है, हो सकता है वो कहीं और के भी डायरेक्टर हों, कहीं और उनका इंटरेस्ट हो, तो उन्हें जो है वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होता है और साथ में अपनी कंसेंट देनी होती है कि वो यहाँ पर डायरेक्टर नियुक्त होना चाहते हैं। जब ये सारा काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें दी जाती है दोस्तों, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन आता है। यानी जो रजिस्ट्रार है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है, जिससे कि जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हो जाती है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके बाद जो है सिन नंबर, यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो है वो आपको इशू किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एमजीए की वेबसाइट पर बूस्टर करके बहुत सारी कंपनी आ रही थी, उसके लेफ्ट साइड में जो था सिन नंबर लिखा हुआ था। सिमिलरली जो है आपको भी सिन नंबर मिल जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि आपको जो भी है कॉपीज़ वगैरह हैं डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन की, वो आपको प्रिजर्व करनी होगी। सारी चीज़ों की जो भी आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखेंगे और ओरिजिनल कॉपीज़ को रखेंगे टिल द कंपनी इज़ डिसॉल्व्ड। यानी कंपनी जब तक एंड नहीं होती है तब तक आपको लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिजर्व करने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व करनी पड़ेगी। आप लोगों को याद होगा कि मैंने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आपको कराया था, वहाँ पर ये बात लिखी हुई थी कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हैं, सप्रेस करते हैं कोई मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस केस में जो है आपको लाइबल ठहराया जा सकता है अगर रजिस्ट्रार को कोई गड़बड़ी मिलती है तो। ये सेक्शन 447 बोलता है, इफ़ एनी पर्सन फर्निशेज एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स of any information or suppresses any material information of which he is aware in any of the documents filed with registrar in relation to the registration of a company, he shall be liable for action for fraud under section 447. अंडर सेक्शन 447। और देखते हैं यहाँ पर, देखिए वही सारी बातें लिखी होगी आगे भी। अगर कंपनी को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है गलत इन्फॉर्मेशन देने के बाद, और बाद में इस बात का पता लग जाता है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई थी वो गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पर करी गई थी, किसी फैक्ट को दबाकर करी गई थी, गलत रिप्रेजेंटेशन के बेस पर करी गई थी, उस केस में जो है पता है क्या होगा? उस केस में जो प्रमोटर हैं, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, और जिन लोगों ने डिक्लेरेशन दी थी कि हम सब कुछ सही करने वाले हैं, ये देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन थी ना
चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह ये सब क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन नहीं दे रहे क्या, डिक्लेरेशन दे रहे हैं। तो ये सबको पकड़ लिया जाएगा, लायबल ठहराया जाएगा। वैसे आपको आगे भी बताएंगे क्या होता है, बट पहले यहाँ पर इतनी बात याद रख लीजिए कि अगर कंपनी को गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पर इनकॉर्पोरेट करा जा रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पकड़ा जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन है, तो भी जो है लायबल ठहराया जा सकता है। और अगर इनकॉर्पोरेट हो गई गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पर, उसके बाद पता लगता है, तो भी प्रमोटर को, फर्स्ट डायरेक्टर को और जिन्होंने डिक्लेरेशन दी थी उन लोगों को लायबल ठहराया जा सकता है। आखिरी पॉइंट इसका पॉइंट नंबर 7 है, अगर गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, चीज़ों को सप्रेस किया गया है, उस केस में जो है कोई बंदा चाहे तो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल एक तरह का छोटा कोर्ट होता है, यानी हाई कोर्ट से छोटा होता है, उसे ट्राइब्यूनल बोलते हैं, जो कंपनी लॉ के मैटर्स को सुनता है। उस ट्राइब्यूनल को अपील की जा सकती है, जो कि ऑर्डर को पास करेगा जो उसको सही लगेगा, फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग changes if any in the memorandum and article in public interest or in the interest of the company and its member and creditors। जो ट्राइब्यूनल है वो ऑर्डर पास कर सकता है जो उसे ठीक लगेगा। अब उसमें क्या हो सकता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उस पर कोई रेगुलेशन लगाई जा सकती है, कोई चेंजेस वगैरह बताए जा सकते हैं, आप मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कर लो क्योंकि जो आपने धोखाधड़ी से गलत दिखाया है वहाँ पर कुछ मिसलीडिंग हो रहा है, तो उसे आप ठीक कर लो। अगर उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी करना ज़रूरी है, मेंबर के इंटरेस्ट में या कंपनी के इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस करना ज़रूरी है, तो वो सजेस्ट करेगा। वो चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है कि लाइबिलिटी शैल बी अनलिमिटेड। आपने जो है गलत इनकॉर्पोरेट करा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, लोगों से पैसा उठा लिया, हम आपकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देंगे। कंपनी का नाम ही रिमूव कर सकते हैं, ये पावर दे रखी है। ये ऑर्डर पास कर सकते हैं कि कंपनी को बंद कर देंगे। तो ये जो 4 बातें हैं ये जो है ट्राइब्यूनल कर सकता है, जो नीचे फिर से लिखी है। वो या तो नाम को रिमूव कर सकता है, या कंपनी को बोलता है बंद कर दो, या मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर सकता है, या फिर बोल सकता है मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज कर दो, या फिर कोई और ऑर्डर भी पास कर सकता है जो उसे ठीक लगता है। ये कब करेगा, जब कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पर बनी है और उसको कोई अपील करता है। पहले पकड़ लिया तो डेफिनेटली लाइबिलिटी तो है ही है, और अगर ट्राइब्यूनल को अपील करी जाती है, ट्राइब्यूनल के पास ये पहुंचता है मैटर, तो उसमें ये सारी चीज़ें करी जा सकती है। पर जो भी ऑर्डर पास करेगा उससे पहले ट्राइब्यूनल को ये देखना होगा कि एक बार हम कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं कि उससे गलती क्यों हो गई, उन्होंने जानबूझ के किया या गलती से हुआ या क्या कारण थे, वो अगर अपना जस्टिफिकेशन दे पाते हैं तो शायद ट्राइब्यूनल कोई गलत ऑर्डर पास ना करे। दूसरी चीज़ जो है, सिर्फ आपने गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पर कंपनी बना ली, उससे जो है ट्राइब्यूनल कुछ भी नहीं कर सकता आपका, अनलेस एंड अनटिल, एंड लिखा है, अनलेस एंड अनटिल वो देखे कि जो आपने ट्रांजेक्शन वगैरह एंटर करी है वो कौन सी करी है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। पता लगे आपने गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे कंपनी तो बनाई, पर आपने कोई ट्रांजेक्शन्स करी नहीं, आपने किसी को लूटा नहीं, आपने कुछ गलत किया नहीं, वो मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए ट्राइब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले 2 चीज़ें ज़रूर देखेगा, एक आपको मौका देगा, और दूसरा जो आपने ट्रांजेक्शन वगैरह में एंटर किया है उसे स्टडी करेगा, क्या लाइबिलिटी वगैरह आपकी आती है। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा जो है इनकॉर्पोरेशन का दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें, आप लोग जो है ईजिली बिजनेस कर पाएँ, और इसीलिए जो है परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको स्पाइस बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन जाना है, 24 घंटे में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना है। आज जो है हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर देखा, और आप देख सकते हैं करीब करीब आपके 8 पेज हो गए हैं। मतलब पहला पेज तो कुछ था नहीं, शायद फर्स्ट पेज में तो कुछ था नहीं, और इवन सेकंड पेज में भी कुछ नहीं था, तो करीब करीब हम कह सकते हैं आपके 6 पेज आज हमने डिस्कस कर ली हैं, जिसमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आज हमने डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम 1% कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए। आप लोग अपने नोट्स को ज़रूर बनाइए, क्योंकि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, अगर आप अपनी कॉपी में खुद नोट्स बनाते हैं तो उसकी बात ही अलग होगी, बिकॉज जो आपने लेक्चर को अटेंड किया उसके बाद नोट्स बनाने के लिए आपको एक बार बुक पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप बुक की रीडिंग कर लेंगे और उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, जो चीज़ें आपने समझी है, जो फिर उसके बाद पढ़ी है और उसके बाद नोट्स बनाए हैं, तो इतना रिफाइनमेंट हो जाएगा, आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर पास होंगे, और यही सच्चाई है। बाकी जो है आपकी विषय, आप जो करना चाहें आप करें लाइफ में, पर एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, एज अ आप कह सकते हैं गुरु, या एज अ दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, रिवीजन करें, और एक बार रिफाइन कर कर कॉपी में ले आए ना, उसके बाद स्टडी मटेरियल को देखना भी मत, सिर्फ एक रीडिंग करो, और जो काम की बात है उसे कॉपी में लिखो। उसके बाद पेपर के टाइम स्टडी मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है।
सिर्फ आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वो तो आप कर ही लेंगे। आई होप आप मेरी एडवाइस मानेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।